स्टूडेंट का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। स्टूडेंट का क्लास भी 12 और केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर भी 12। Now in this video lecture we discuss the next colligative property, depression in freezing point। तो colligative property का तीसरा पार्ट है ये colligative property का टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी कम हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले आप एक ग्राफ समझिए। ये ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इस एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को रखे और टेम्परेचर को केल्विन में लिए। इस एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर को लेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये मान लीजिए लिक्विड का वेपर प्रेशर है, प्योर लिक्विड का, वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड जो कहिए, सॉल्वेंट मीन्स वाटर। ठीक है, अब ये जब फ्रीज करेगा, जमेगा, तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, आइस। वाटर अगर जमेगा तो आइस में बदल जाएगा। तो आइस का नाम है फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉलिड फेज। आइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट या आइस फेज। तो ये जो आपका हुआ, ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सॉल्वेंट, जमा हुआ सॉल्वेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड फेज, सॉलिड फेज। तो ये वेपर प्रेशर सॉलिड फेज का है, ये वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर जहां पे मिल जाता है, एक हो जाता है, एक पॉइंट को ऑब्टेन करता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो किसको बोले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिखिए पहले। फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to vapor pressure
फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या हो गया? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज becomes equal to vapor pressure of solid phase। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज प्योर सॉल्वेंट का, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। सॉलिड फेज को फ्रोजन सॉल्वेंट कहते हैं, जमा हुआ। तो जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, ये जहां पे मिल गया दोनों इक्वल हो गया, इसको हम लोग डेल्टा टी एफ नॉट से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा नहीं, टी एफ नॉट। तो टी एफ नॉट को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जब मिलाएंगे तो वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से सॉल्वेंट का जो था वेपर प्रेशर वह घटेगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। तो ये मान लीजिए कि आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है, जो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है। अब इस सॉल्यूशन को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वह जहां पे फ्रोजन सॉल्वेंट से मिलेगा, यही हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लाइन जहां पे मिला, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग डेल टी एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? टी एफ से। अब जो ये बीच का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा टी एफ, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था डेल्टा टी एफ नॉट, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इससे थोड़ा कम टेम्परेचर हो गया टी एफ, तो दोनों का जो डिफरेंस आया तो उसी को हम लोग डेल्टा टी एफ बोलते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये निकलेगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसको डिफरेंस को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी सेम है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट किए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो यही हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हाउ यू कैलकुलेट और डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए, तो अब आपको हाउ यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कल जैसे बताए थे सेम चीज है और आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए
डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M के जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, डेल्टा TF KF इज इक्वल टू N2 बाय W1 इन kg। कंपोनेंट 2 जो हम भी लिखेंगे, कंपोनेंट 2 का मतलब हुआ सॉल्यूट और कंपोनेंट 1 का मतलब हुआ सॉल्वेंट। कंपोनेंट 1 का मतलब हुआ सॉल्वेंट। तो जहां 1 का यूज करेंगे फॉर सॉल्वेंट, जहां 2 का यूज करेंगे फॉर सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोल पर kg, मोलैरिटी बराबर। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 बाय M2, मोल्स बराबर वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। N बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो N2 था तो W2 बाय M2 बाय W1 इन kg। अब kg को ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 बाय M2 इंटू W1, अब ग्राम में आ जाएगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2 कैलकुलेट करना है। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या निकलेगा, इसको इससे M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। ये हो गया आपका M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 weight of solvent, W2 weight of solute, KF molar depression constant, molar depression constant डिपेंड्स ऑन, इसका वैल्यू डिपेंड करता है, KF का वैल्यू डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, वाटर के लिए कुछ और, अल्कोहल के लिए कुछ और, बेंजीन के लिए कुछ और। KF हो गया। और डेल्टा TF is the depression in freezing point, depression in freezing point हो गया। तो ये आपका हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालने का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला फॉर बिहार बोर्ड एंड CBSE बोर्ड स्टूडेंट। हो गया। अब इसमें आपको एक बात जो हम बताना चाह रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट डू यू मीन बाय KF एंड KB। तो KF और KB को निकालने के लिए भी आपके NCERT में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो KF और KB का जो फॉर्मूला होता है वो इसी वीडियो लेक्चर में हम आपको दे रहे हैं। KB इज इक्वल टू, KB क्या हुआ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB, KB इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा TB नॉट का स्क्वायर इंटू M1 बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। ये हो गया आपका KB निकालने का फॉर्मूला। R1 क्या, R क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314। TB नॉट क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, M1 वन कंपोनेंट क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कंपोनेंट वन को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और डेल्टा H वेपोराइजेशन यानी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड से वेपर बनने में जो हीट का चेंज हुआ, हीट लगा, उसको हम नाम देते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये बिल्कुल ही लेटेंट हीट से निकलता है। तो लेटेंट हीट यूनिट मास के लिए होता है, 1 ग्राम के लिए, 1 केजी के लिए। यूनिट मास को अगर लिक्विड से वेपर बदले, 1 ग्राम वाटर को 1 गैस में बदल दिए, तो 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट यूज करेंगे, तो मोलर मास के लिए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो डेल्टा H वेपोराइजेशन बराबर लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। L हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका H वेपोराइजेशन के लिए। सिमिलरली अब हम लोग एक दूसरा टर्म लिखेंगे जिसका नाम होगा KF, डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसको बोलेंगे? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो KF इज इक्वल टू R इंटू TF नॉट का स्क्वायर, यहाँ TB नॉट का स्क्वायर था, इंटू M1 बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। तो बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा H वेपोराइजेशन है, यहाँ डेल्टा H फ्यूजन है। R समझ गए। TF नॉट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर का। M1 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डेल्टा H फ्यूजन का मतलब है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पे कर दीजिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट 1 ग्राम 1 केजी यूनिट मास के लिए होता है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका KF निकालने का तरीका, ये हो गया KB निकालने का तरीका। तो नाउ लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर discussed in next lecture. Okay, bye, take care.